यस क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने कल चर्चा की थी समास के बारे में। अव्ययी भाव समास चल रहा था, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, वो प्रधान होता है और उपसर्ग युक्त होता है और अव्यय शब्द होता है। और साथ ही साथ में क्या कि शब्दों की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति जहाँ होती है, बार बार प्रयोग जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अपन ने कल उदाहरण देखे थे और उन उदाहरणों के अंदर देखा था सबसे पहले वाला, यानी कि प्रथम शब्द है वो प्रधान। अब अपन आगे चलते हैं और नंबर 2 पे देखते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द। समास, और समास के अंदर कौन सा है, अव्ययी भाव समास। देखिए, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, ये कल अपन ने देखा था। और आज अपन उदाहरण देखते हैं कि उपसर्ग युक्त, जहाँ उपसर्ग लगता हो प्रथम, वहाँ प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। और वो उदाहरण किसके माने जाते हैं, अपने अव्ययी भाव समास के माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अत्यधिक। अब देखिए अगला अत्याधुनिक। अगला देखिए आमरण। आकंठ। आजीवन। जैसे नीरस, नीरव, निरंतर। देखिए ये क्या है, समासिक पद है। कौन से पद है, समासिक पद है। अब इनका अपन क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो वो कौन से पद होंगे, समास विग्रह। समास विग्रह अपन ने बताया था ना कि जहाँ परस्पर शब्द मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, अलग अलग करने की जो रीति है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अत्यधिक, अति धन अधिक, यहाँ उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, अति। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या, अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब क्या होता है, अधिक, और अधिक से भी अधिक। तो देखिए विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, अधिक से अधिक, अत्यधिक मात्रा में है। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, एक तो आधुनिक था और उससे भी और नया परिष्कृत रूप उसका आ जाए तो क्या होगा, आधुनिक से अधिक। आमरण, इसका विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मरण तक। आकंठ, कंठ तक। आजीवन, जीवन तक, या उसको अपन बोल सकते हैं जीवन पर्यंत, ये भी कह सकते हैं। नीरस, नी, अब देखो नी उपसर्ग लग गया तो नी किसका परिचय है, नी किसका अर्थ देता है, नहीं का। तो अपन यहां क्या लेंगे, नीरस। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, रसहीन। नीरव,
रवहीन निरंतर, तो क्या हो जाएगा रस, रस होता है रव आवाज, रंध्र क्या होता है जो रोम होता है, जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं। हीन किसका भाव दे रहा है, नहीं का दे रहा है। देखिए जहाँ ये ध्यान रखना अपने को कि उपसर्ग युक्त जो शब्दांश हो वो किस में चले जाते हैं, अपने अव्ययीभाव समास में। जैसे और देखिए आ जानू बाहु, आ जानू बाहु, तो इसका क्या होगा, घुटनों से भुजाओं तक। जैसे आपाद मस्तक, आपाद मस्तक का क्या होगा, आजानुभाव का क्या हुआ, घुटनों से भुजाओं तक। आपाद मस्तक है, पाद क्या होगा, पैर से मस्तक तक। पैर क्या होते हैं, दो होते हैं, तो पैरों से मस्तक, यानी मस्तक अपना क्या होता है, सर होता है। जैसे और देखिए दर असल, अपन कोई काम के लिए बोलते हैं, नहीं 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 दरअसल में ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, ऐसे होगा, तो क्या होगा, असल में। यानी कि वास्तविकता के लिए अपन कोई कुछ बोले तो क्या होता है, दर असल। जैसे ये दर हकीकत, ये उपसर्ग है, उपसर्गों की चर्चा करेंगे तब इनको अपन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दर हकीकत यानी हकीकत में, हकीकत में। देखिए जो भी उपसर्ग युक्त शब्द होंगे वो किस में जाएंगे, अव्ययीभाव समास में। बहुत सारे उदाहरण हैं, काफ़ी हैं इतने मेरे हिसाब से, और देखने को चाहे अपन कितने भी देख सकते हैं। अब देखिए उपसर्ग युक्त शब्द हैं, और अब अपन ने क्या देखा था, पुनरावृत्ति। शब्दों की जहाँ क्या होती हो, पुनरावृत्ति होती हो। जैसे घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। जैसे घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, धड़ा धड़। जैसे भागम भाग। तो ये क्या हो रही है, शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। एक ही शब्द का दोबारा प्रयोग हो रहा है, तो शब्दों की पुनरावृत्ति जहाँ पे होगी वहाँ भी कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, तो घर घर जाएगा। अब सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, तो वोट लेने के लिए जो प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है, वो क्या जाएगा, घर घर जाएगा। अर्थात कौन से घर घर जाएगा, प्रत्येक घर जाएगा, एक भी घर नहीं छोड़ेगा वो। रातों रात, रात ही रात में। क्या, घर घर, सरपंच का जो उम्मीदवार है, इसको ऐसे ध्यान रखना, सरपंच का उम्मीदवार है वो क्या जाएगा, घर घर जाएगा, प्रत्येक घर में जाएगा। और प्रत्येक घर में जाएगा तो कौन सा समास होगा, सरपंच जी घर घर जा रहे हैं, समास कौन सा हो रहा है, अव्ययीभाव समास हो रहा है। और रातों रात ही सरपंच ने क्या किया कि घर घर में जाकर पैसे बांट दिए, रुपये बांट दिए, और रातों रात में उसका पलड़ा भारी हो गया और वो जीत गया। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में।
बातों बात, बात ही बात में, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ में लोगों के पैसे दिए और बात ही बात में, अर्थात बातों में बात निकाली उसने, किसने? सरपंच जी ने। और क्या हो गए? सरपंच जी साहब जीत गए। और अब देखिए धड़ाधड़, धड़ाधड़ का मतलब क्या होता है? धड़ के बाद धड़। देखना, लोहार का जो हथौड़ा होता है वो जब चलता है तो क्या होती है? धड़ाधड़ होता है। धड़ के बाद धड़, एक बार पटकता है और उसके बाद वापस चलता है। जैसे भागम भाग, भागने के बाद भागना। जैसे मैं लिखूं और सालों साल और बारंबार, यहाँ भी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति होती है। सालों साल अर्थात साल के बाद साल आ रही है। बारंबार यानी कि बारंबार, हर बार। सालों साल का विग्रह देखिए, साल के बाद साल यानी कि वर्ष। बारंबार, बार ही बार। तो ये क्या होता है? जहां शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति जहां होती है वहां कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अब देखिए भैया, अपन ये अपना अव्ययीभाव कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना, प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त होते हैं शब्द, और शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 की बात, प्रथम पद इसका प्रधान होता है। नंबर 2 इसकी बात वो क्या होता है? अव्यय सूचक होता है। नंबर 3 वो उपसर्ग युक्त होता है। और चौथी बात, अंतिम बात है, वो क्या होती है? कि पुनरावृत्ति शब्दों की। देखिए कहीं कहीं कुछ एक व्याकरणों में, कहीं कुछ जो सामग्री है उसमें आपको ये पुनरावृत्ति का एक प्रकार मिल जाएगा। क्या बोलेगा? पुनरावृत्ति अव्ययीभाव समास। लेकिन वो एक प्रकार नहीं है, वो इसी के अंदर ही आता है। कहीं आप इसको एक अलग से प्रकार के रूप में मत पढ़ लेना। अब देखिए नंबर 2, अगला अपन देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अपन ने क्या देखा था? कौन सा पद प्रधान होता है इसके अंदर? दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए बस इसकी परिभाषा मैं आपको इतना ही शॉर्ट में ही बताऊंगा। ज़्यादा परिभाषा अगर इसको लिखना चाहो आप परिभाषा का तो लिख सकते हो। परिभाषा की लैंग्वेज अगर बताऊं तो वे समासिक पद जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है वह एक सार्थक समस्त पद है, यह यौगिक पद है, वह एक सार्थक अर्थ का हमें क्या कराता हो? बोध कराता हो। उसे क्या कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास कहेंगे। बात एक ही है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें तो अपन ने देखा था कि पहला पद अव्यय में और यहाँ दूसरा पद होता है। अब देखिए तत्पुरुष के कुछ भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं भैया? 5। भेद होते हैं। नंबर 1, पहला आप क्या देखोगे? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। नंबर 2, लुप्त पद तत्पुरुष समास।
और नंबर 3 देखिए, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। और नंबर 4 है वो कौन सा है, एलु के तत्पुरुष समास। और अंतिम जो नंबर 5 है वो क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा पद जहाँ प्रधान होता है, और इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास। नए जो नहीं का बोध कराता है। लुप्त पद अर्थात पद ही जहाँ लुप्त होता है, लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त कारक चिन्ह इसको वापस 6 प्रकार पढ़ेंगे इसके अपन अलग अलग, एलुक और उपपद। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये समास, वेरी मोस्ट। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, भले वो आपकी होम एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, या किसी प्रकार की प्रतियोगिता से संबंधित कोई परीक्षा हो, उसमें प्राय तत्पुरुष समास से क्या आते हैं, क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए नए तत्पुरुष समास की अपन चर्चा करेंगे। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया, इसमें ए अन अन ना उपसर्गों का प्रयोग होता है। और वो कौन कौन से थे, ए अन, ये नए देखना हलंत है। और एक क्या होता है, अन और ना, 4 उपसर्गों का प्रयोग होता है। और ये बोध किसका कराते हैं, नहीं का बोध कराते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप एक ये भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए अन्ना, क्या, अन्ना। लेकिन अन्ना का अगर आप विग्रह करोगे, इसका विच्छेद करोगे विस्तारित रूप, तो उसमें ए अन अन ना, ए अन ना, ये 4 उपसर्गों का क्या होता है जहां प्रयोग होता हो। अब देखिए इसकी परिभाषा, देखिए परिभाषा देखते हैं। इस समास में देखना, इस समास में ए अन, ये अन एक तो क्या है, हलंत है नए, और एक में नए क्या है, पूरा है, और ना, ये 4 क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, और अगर शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ आपको, इसको याद रखने के लिए एक आपकी ट्रिक आप काम में ले लेना, अन्ना। लेकिन अन्ना से याद आपको क्या रखना है, ए अन अन ना, ए अन अन ना, अन्ना अन्ना, ये देखना ए है बीच में लास्ट में ना, और ये जो हलंत नए से क्या बनने वाले हैं, अन अन बनने वाले हैं। तो उपसर्गों का क्या होता है, प्रयोग होता है, तथा ये जो 4 उपसर्ग है ए अन अन और ना है, ये किसका बोध कराते हैं, नहीं का, तथा नहीं का बोध कराते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए समासिक पद और क्या आएगा, विग्रह पद।
देखिए इसके अंदर देखते हैं, जैसे असत्य, अकाज, अकारण, अप्रिय, असत्य, अकाज, अकारण, अप्रिय। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है। जैसे अटूट, जैसे अनपढ़ा, अनदेखा, अनलिखा। ये सब के किसका प्रयोग हो रहा है? उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। जैसे अनावरण, अनाहूत। अब देखिए मैंने क्या कहा कि किसका बोध कराते हैं? न का बोध करें। तो असत्य, तो विग्रह करेंगे अपन, क्या कहेंगे? सत्य नहीं। अकाज, तो क्या होगा? काज नहीं। अकारण, तो क्या होगा? कारण नहीं। अप्रिय, तो क्या होगा? प्रिय नहीं। अटूट, तो क्या होगा? अटूट का क्या होगा? अटूट जो क्या होता है? अपना बंधन होता है, अर्थात टूट नहीं, तो टूट लिखेंगे तो ये अपना शब्द ही क्या होगा? कोई अर्थ ही नहीं लिखा। तो अटूट कैसा बंधन हो कि टूटे नहीं, तो इसको क्या करना भैया? टूटे। अनपढ़, पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ का क्या हो जाएगा? पढ़ा हुआ नहीं या पढ़ा लिखा नहीं। अनदेखा, देखा हुआ नहीं। अनलिखा, लिखा हुआ नहीं। अर्थात अनावरण, आवरण नहीं। अनाहुत, आहूत नहीं। आहूत किसको कहते हैं? यानी कि बुलाया हुआ। आहूत किसको कहते हैं? बुलाया हुआ। आगे देखिए, जैसे नापसंद, नालायक। नापसंद है तो क्या हो जाएगा? पसंद नहीं। नालायक का क्या हो जाएगा? नालायक नहीं। और सारे बहुत सारे भी उदाहरण होते हैं, जैसे अनचाह होता है, अनसुना होता है, अनपढ़ होता है। अनपढ़ कर दो से अनपढ़ा कर दो, एक ही बात है। जैसे नालायक होता है नाजायज़, जो जायज़ नहीं होता है। नास्तिक होता है, नागवार होता है। अनेक बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज इतना ही, समय सीमा ख़त्म हो रही है अपनी। आगे का अगले वीडियो में देखेंगे।